28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उस दिन से लेकर आज तक लगातार बार बार अमेरिका एक ही दुहाई दे रहा है, और उससे पहले इजराइल भी कहता रहा है, और वो ये कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने जा रहा था। उसके पास इतना यूरेनियम था, उतना एनरिचमेंट कर चुका था कि उससे आराम से कई परमाणु हथियार बना सकता था। तो उसे रोकने के लिए यह हमला किया गया, और हमला ज़रूरी था। अब यहाँ एक सवाल है कि इस दुनिया में कुल 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, यानी परमाणु हथियार है। 195 कंट्री हैं इस पूरी दुनिया में, 8 अरब की आबादी है, और सिर्फ 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है या परमाणु पर संपन्न देश हैं। उनमें से एक है रूस, एक है अमेरिका, एक है फ्रांस, एक है ब्रिटेन, एक है पाकिस्तान, एक है भारत, एक है नॉर्थ कोरिया, और एक नाम है इजराइल। पर क्या आपको मालूम है कि 9 में से 8 देशों के बारे में तो एलानिया है कि इन सभी के पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर हथियार है, इन्होंने कब कब न्यूक्लियर टेस्ट किया, ये दुनिया भी, पूरी दुनिया को इसकी जानकारी है। इन 9 में से इकलौता इजराइल ऐसा देश है जिसने आज तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं की कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और ना ही इस बात से इनकार किया कि उसके पास नहीं है। यानी उसने ना कहा ना हाँ। आज तक इजराइल नहीं मानता कि उसके पास परमाणु बम है या वो परमाणु संपन्न देश है, लेकिन जब पूछा जाता है तो वो सीधा कहता है कि मैं ना भी कहूँगा और मैं हाँ भी कहूँगा, मतलब कुछ नहीं कहूँगा। तो 9 में से इकलौता देश इजराइल जिसने कभी नहीं माना कि उसके पास परमाणु संपन्न देश है। लेकिन दुनिया भर की जो खुफिया एजेंसियाँ और सारी रिपोर्ट हो रही है, अब तो ओपन है कि इस वक्त इजराइल के पास 90 to 200, 90 से लेकर 200 न्यूक्लियर वॉर्स या न्यूक्लियर वेपन है। ऐसी क्या बात है कि इजराइल नहीं कहता कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है? जो न्यूक्लियर संपन्न देश हैं वो तो बड़े गर्व से, फख्र से कहते हैं कि हाँ भाई। क्यों? क्योंकि उसके अड़ोसी पड़ोसी डरेंगे कि भाई के पास परमाणु बम है, क्यों पंगा लेना। तो होते हुए भी इजराइल क्यों इनकार कर रहा है, और बाकी के 8 देशों ने कभी इनकार क्यों नहीं किया? चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, चीन हो, अमेरिका हो, कभी नहीं इनकार किया। सभी कहते हैं। और इन सभी ने कब कब टेस्ट किया न्यूक्लियर का, वो भी दुनिया को पता होता है, क्योंकि टेस्ट ऐसा नहीं आप बंद कमरे में कर दोगे। जब टेस्ट करते हैं तो एक भूकंप सा आता है उस पूरे एरिया में, इसकी ताकत इतनी होती है। तो इजराइल ने ऐसा क्यों किया? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिस ईरान पर अमेरिका हमले कर रहा है ये कहकर कि ईरान तुम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते, जब इजराइल न्यूक्लियर वेपन बना रहा था तब अमेरिका कहाँ था, और तब अमेरिका खामोश क्यों था, और तब अमेरिका ने इजराइल को क्यों नहीं रोका, और इजराइल को न्यूक्लियर बम बनाने में किसने मदद की? तो पेश है पूरी कहानी। 1948 में जब इजराइल का जन्म हुआ, उसके जन्म की पूरी कहानी आपको सुना चुका हूं। तब मिस्टर गुरियन इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। उन्हें पता था कि हम अरब देशों से घिरे हुए हैं, और जिस तरीके से इजराइल बना उसको लेकर आगे भी लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। तो 48 वो दौर था जब पहली बार अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत। और कुछ साल पहले फिल्म आई थी ओपनहाइमर, जो इस प्रोजेक्ट के चीफ थे, जिनके दिमाग की उपज थी वो एटम बम। 48 में बना, और फिर कुछ वक्त के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने टेस्ट के लिए उन दोनों बमों को गिरा दिया, लाखों लोग मारे गए। ये सब हम सब जानते हैं। ओपनहाइमर एक जू थे, एक यहूदी। एक और साइंटिस्ट जिन्होंने इस फिजिक्स पर और इन सारी चीज़ों पर काफ़ी काम किया, आइंस्टीन या आइंस्टाइन कहें, वो भी जू थे, यहूदी। इन दोनों के साथ साथ एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने हाइड्रोजन बम बनाया, एडविन टेलर, ये भी यहूदी थे। तो आइंस्टीन, ओपनहाइमर और टेलर, ये 3 बड़े नाम जो न्यूक्लियर वेपन बनाने में जिनका दिमाग काम कर सकता है, और तीनों जीव, तीनों यहूदी। इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर को लगा कि हम अरब देशों से घिरे हैं, अगर हमें बचे रहना है तो अगर हमारे पास भी न्यूक्लियर बम आ जाए तो फिर अड़ोस पड़ोस के लोग डरेंगे, और ये तीनों यहूदी हैं तो मदद तो करेंगे। तो पहले आइंस्टीन से बात की गई। आइंस्टीन ने मना कर दिया कि हम इस दुनिया को ख़त्म करने वाले हथियार को बनाने या उसके बारे में राज देने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। ओपनहाइमर ने जब बनाया मैनहट्टन से, उसके बाद उनका विवाद था अमेरिका से, और फिर उन्हें खुद लगा कि उन्होंने एक ऐसा सामान बना दिया है जो सिर्फ तबाही ही फैला सकती है। उन्होंने भी इजराइल की मदद करने से इनकार कर दिया। तीसरे बजे एडविन टेलर,
जिन्होंने हाइड्रोजन बम बनाया। तो इजराइल ने उनसे बात की, उन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी दी लेकिन बहुत मदद नहीं की। लेकिन गुरियन जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के, उनकी जिद थी कि इजराइल को न्यूक्लियर संपन्न देश होना चाहिए। अब वो लगे रहे, धीरे धीरे इस पर काम शुरू हो गया, लेकिन अब उसके लिए जो ज़रूरी मटेरियल है, यूरेनियम, प्लूटोनियम और बाकी भी सारी चीज़ें कहाँ से लाए। इत्तेफाक से जब हम अमेरिका परमाणु परीक्षण कर रहा था तब इजराइल के कुछ साइंटिस्ट भी उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के आसपास मौजूद थे। थोड़ी बहुत जानकारी थी लेकिन इतनी नहीं कि वो अपने बलबूते पर बना दें। गुरियन लगे रहे। 1952 में पहली बार इजराइल में, यानी इजराइल के गठन के 4 साल के बाद, इजराइल एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टेब्लिश हुआ और इसके तहत अब ये था कि हम एनर्जी और देश के विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन मकसद कुछ और था, और वो था परमाणु बम बनाना। गुरियन लगे रहे, लोगों से बातचीत होती रही, और तभी फ्रांस अचानक इजराइल के लिए एक तरह से देवता बनकर सामने आया। उसने इजराइल से कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें यूरेनियम देंगे, हम तुम्हें प्लूटोनियम देंगे, हम तुम्हें बाकी के राज देंगे। अब फ्रांस के साथ जैसे ही गुप्त समझौता हुआ, इजराइल काम पर लग गया। नेगेवा रेगिस्तान है इजराइल में, जो डिमोना शहर के बेहद करीब है। फ्रांस के कहने पर ही पहली बार इजराइल ने इसी नेगेवा रेगिस्तान में, चूंकि आउटस्कट पर है ये डिमोना शहर के, वहाँ अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट बनाने का काम शुरू किया। अब फ्रांस दे रहा था, इस दौरान में ब्रिटेन से भी बात हुई, ब्रिटेन से कुछ चोरी छुपे मिल जाए। इस दौरान में इजराइल की खुफिया एजेंसी और बाकी लोग लगे रहे कि दुनिया से बाकी चीज़ें चोरी करें या मांगें या चुराएं। सब लग गए परमाणु बम बनाने में, क्योंकि उनका ये मेन मिशन हो गया था। ये काम चलता रहा। 60 का दशक आ गया। 60 के दशक में अचानक अमेरिकी जासूसी विमान इजराइल के ऊपर से उड़ा और उसने देखा कि डिमोना में कुछ हलचल है। फिर कुछ तस्वीरें ली गई। उन तस्वीरों से पता चला कि ये तो कोई एटॉमिक रिएक्टर सेंटर टाइप की चीज़ है। उस वक्त प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी को ये बात बताई गई। जॉन एफ कैनेडी परेशान, क्योंकि इजराइल अगर बम बना ले, उस वक्त उनकी सोच ये थी कि अगर इजराइल बम बनाता है तो फिर पूरे अरब के देशों में, मिडिल ईस्ट के देशों में न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर होड़ मच जाएगी और हर देश अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन तैयार करने में जुट जाएगा। सऊदी अरब से लेकर बाकी जितने देश, और ईरान इराक तो है ही है। तो मिडिल ईस्ट पूरा न्यूक्लियर होड़ में न लग जाए, इसलिए जॉन एफ कैनेडी ने यह तय किया कि इजराइल को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना होगा। अब उन्होंने इजराइल से बात करनी शुरू की। इजराइल ने इनकार किया। उसने कहा कि नहीं, ये गलत है। जो डिमोना आप प्लांट की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हमारे कपड़े के कारखाने हैं, खाद के कुछ रिसर्च सेंटर हैं और कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारा रिसर्च सेंटर है। कैनेडी को यकीन नहीं हुआ। CIA ने फिर अपनी जांच की। CIA ने कहा कि नहीं, इजराइल कुछ कर रहा है गड़बड़। तब तक ये भी खबर थी कि कुछ फ्रांस जैसे देश मदद कर रहे हैं। अब कैनेडी अड़ गए और उन्होंने सीधे इजराइल से कहा, क्योंकि इजराइल की वो मदद भी कर रहा था, अमेरिका शुरू से ही करता आया, कि ठीक है, तुम कह रहे हो कि तुम परमाणु बम नहीं बना रहे हो, लेकिन डिमोना न्यूक्लियर साइट के बारे में हमारी रिपोर्ट अलग है। तो एक काम करो, एटॉमिक के एक्सपर्ट्स जाएंगे डिमोना में और इंस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे, और फिर उनकी रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि सच क्या और झूठ क्या है। इजराइल के PM और इजराइल की पूरी एजेंसियां सारी घबरा गई। उन्होंने कहा वो लोग आएंगे तो भेद खुल जाएगा। तो फिर ये हुआ कि ठीक है, इजराइल समझौते पे तैयार हुआ, पर उसने कहा कि नहीं, बाकी की किसी और देश की कोई एजेंसी नहीं आएगी, सिर्फ हम अमेरिका को इजाज़त देते हैं। आप कैनेडी साहब अपने एक्सपर्ट्स को भेज दीजिए, जांच कर लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। कैनेडी ने कहा ठीक है। अब इसके बाद अमेरिका की एक एटॉमिक एक्सपर्ट्स टीम डिमोना पहुंचती है। इधर इजराइल होशियार, उसे पता था ये लोग आ रहे हैं। उसने पहले ही डिमोना न्यूक्लियर साइट से सारी चीज़ें वो हटा ली, जिससे ये पता चल सके कि यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का काम चल रहा है। और वहाँ पे कुछ टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन कर दिया, कुछ नकली गलियारे बना लिए, कुछ नकली पैनल बना लिए, उसके नीचे सारी चीज़ें ढक दी। और ये सब कुछ करने के बाद इंस्पेक्शन करने के लिए टीम आई। उसने देखा, पर टीम को डाउट था कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ से कुछ हटाई गई है। CIA की रिपोर्ट अलग थी। उन्होंने जाकर रिपोर्ट दी। कैनेडी भड़क गए। उन्होंने इजराइल से सीधे सीधे धमकी दी कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने गलत चीज़ें दिखाई हैं, सच्चाई कुछ और है। इजराइल कहता रहा नहीं, बिल्कुल नहीं।
तब फिर कैनेडी ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, एक दूसरी हमारी जांच टीम जाएगी और वो जांच करके बताएगी कि सच्चाई क्या है डिमोना की। अब इजराइल को लगा कि दूसरी बार आएंगे तो जो जो इन्होंने सवाल उठाए, चाहे वो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन की, चाहे वो गलियारे की फेक, चाहे वो जो उन्होंने पैनल बनाया उसकी, तो शायद भेद खुल जाएगा, क्योंकि उन जगहों तक तो वो ले भी नहीं गए और उसके बेसमेंट के अंदर और बाकी कहाँ कहाँ जो रास्ते थे वो सब भेद खुल जाएगा। तो अब इसराइल ने टालना शुरू किया, कैनेडी दबाव डाल रहे हैं, इसराइल टाल रहा है। और इसी बीच 22 नवंबर 1963, 22 नवंबर 1963 के, बल्कि 62 से ये सिलसिला चला रहा था कैनेडी का, और 63 में भी कि इसराइल एटॉमिक बम ना बना पाए, इंस्पेक्शन टीम हो रही है और दबाव डाला जा रहा है कि फिर से टीम जाएगी। अब इससे पहले कि ये दबाव काम करता और कैनेडी दोबारा टीम भेजते और CIA सच बाहर ले आता, 22 नवंबर 1963 को जॉन एफ कैनेडी एक रैली में शामिल होने के लिए निकलते हैं और अचानक उन पर गोलियां चलती हैं, कैनेडी का कत्ल हो जाता है। कैनेडी के कत्ल के इल्ज़ाम में कातिल को पकड़ा जाता है, 2 दिन बाद उसकी भी मौत हो जाती है, कोई उसको भी गोली मार देता है, फिर जिसने उसको गोली मारी बाद में उसकी भी रहस्यमय अंदाज में मौत हो जाती है। आज तक 1963 से लेकर अब तक कैनेडी की मौत एक राज है, एक रहस्य है कि जॉन एफ कैनेडी को क्यों और कैसे मारा गया। जो असली कातिल हैं वो तो सिर्फ चेहरा थे, उसके पीछे कौन था। और ये उस वक्त हुआ जब जॉन एफ कैनेडी इजराइल को परमाणु बम बनाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। कई रिपोर्ट्स में ये आई कि काम मोसाद का था, चूंकि इजराइल इस बात पर चिढ़ा हुआ था कि अगर हम न्यूक्लियर बना रहे हैं तो अमेरिका क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ और क्यों बार बार वो जांच करने की बात कर रहा है, क्यों इंस्पेक्शन करना चाहता है, खुद तो वो न्यूक्लियर बम रखे हुआ हमारे को अगर है, हम अरब देशों से घिरे हुए हैं, तो प्रॉब्लम क्या है। तो कहते हैं एक रिपोर्ट ये है कि इसी वजह से मोसाद के जरिए कैनेडी को निपटा दिया गया। हालांकि इसका कोई सबूत आज तक दुनिया की किसी भी एजेंसी ने नहीं दिया कि कैनेडी की मौत के पीछे मोसाद का हाथ है, लेकिन कहानियां कहती हैं कि इसी बॉम्ब को बनाने से रोकने के लिए शायद कैनेडी की जान ली गई। अब कैनेडी की मौत हो गई, उसके बाद अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने रिचर्ड निक्सन। निक्सन आए, उनके पहले के प्रेसिडेंट लगातार इजराइल के बारे में उन्हें पता ही था, तो अब निक्सन ने भी इजराइल से बातचीत की। तब तक इजराइल में भी प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके थे और गोल्डा मीर वहाँ के PM थे। अब ये था कि क्या किया जाए, लेकिन अजीब बात हो गई एक, जैसे ही कैनेडी की मौत हुई उनकी जगह पर निक्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, इजराइल पर यह दबाव ही डालना बंद कर दिया गया कि तुम न्यूक्लियर बम बना रहे हो और तुम अपने प्लांट का इंस्पेक्शन कराओ। बल्कि कहते ये है कि 1959 में एक समझौता हुआ, एक गुप्त समझौता, रिचर्ड निक्सन और गोल्डा मीर इजराइल के PM के बीच। और समझौता ये था कि इजराइल कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन या परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेगा, और अगर कर लिया तो दुनिया को नहीं बताएगा। कमाल का ये देखिए समझौता कि एक तो ये कि तुम परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करोगे, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे, और कर लिया तो कभी उसको पब्लिकली नहीं डिक्लेयर करोगे कि तुमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। जो शुरुआत में कहानी थी कि इजराइल इकलौता देश है 9 में से जो आज तक नहीं मानता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, मानता भी नहीं है और इनकार भी नहीं करता है। तो ये दोनों चीज़ें। अब 1959 के समझौते को ध्यान से सुनिए कि समझौता ये था कि अगर तुमने टेस्ट कर भी लिया तो कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करोगे, नहीं मानोगे कि तुमने किया है। और बदले में अमेरिका ने यह समझौता किया कि अब हम तुम्हारे डिमोना न्यूक्लियर साइट की इंस्पेक्शन की जिद छोड़ देंगे, और साथ ही NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि जो होती है, हम उसके लिए भी दबाव नहीं डालेंगे कि तुम समझौता करो। अगर NPT साइन हो जाता है परमाणु अप्रसार संधि, तो उसका मतलब ये होता है कि फिर जो एजेंसी हैं, एटॉमिक रिसर्च एजेंसी, उनके पास पावर है कि वो जाकर आपके यहाँ तलाशी लें, आपके इंस्पेक्शन करें। लेकिन आपने समझौता किया ही नहीं, आपने ऐलान किया ही नहीं कि आप न्यूक्लियर संपन्न देश हैं, तो फिर आप यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। तो 2 फायदे हुए इस समझौते से इजराइल को। पहला कि टेस्ट कर लो, बताओ मत। दूसरा कि तुम को हम इस NPT पे साइन भी जो है करने के लिए नहीं कहेंगे और ना तुम्हारे इंस्पेक्शन करेंगे, तो फिर डिमोना साइट की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी नहीं। और वही हुआ। उसके बाद कभी इजराइल पर किसी ने दबाव नहीं डाला कि तुम परमाणु बम बना रहे हो, तुम्हारे इंस्पेक्शन करना है, तुम्हारा यूरेनियम चेक करना है, जैसे अभी ईरान में हो रहा है कि 400 किलो यूरेनियम है, 60% शुद्ध हो चुका है, इतना बम बन जाएगा, 80% में इतना बन जाएगा।
1959 के समझौते के बाद कभी किसी ने इजराइल से पूछा ही नहीं कि तुम्हारे पास कितना यूरेनियम है, कितना शुद्ध करने के लिए, कितना बिजली बनाने और मेडिकल के लिए ज़रूरी है, और कितना बम बनाने के लिए ज़रूरी है। अब इजराइल एकदम एक खुला खेल था। फ्रांस की मदद थी, ब्रिटेन की मदद थी, मोसाद ने और कई देशों से न्यूक्लियर के राज चुराए, काम चलता रहा। और उसके बाद दुनिया में आज भी ये कंफर्म नहीं है कि इजराइल पहली बार कब न्यूक्लियर संपन्न देश बना, लेकिन कहते हैं जो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स हैं एटॉमिक के, उनकी रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइड। 1979 में दक्षिण हिंद महासागर में एक ज़बरदस्त परमाणु विस्फोट हुआ था 1979 में। कहते हैं कि ये परमाणु विस्फोट जो दक्षिण हिंद महासागर में हुआ, तमाम देशों को के लिए चौंकाने वाला था। क्या हुआ? असल में ये परमाणु विस्फोट इजराइल का पहला परमाणु परीक्षण था जो उसने 1979 में किया। यानी इजराइल 1979 में एक न्यूक्लियर संपन्न देश बन चुका था। लेकिन उस 1959 के निक्सन के साथ हुए समझौते के तहत आज भी 2026 में इजराइल ये पब्लिकली कभी नहीं कहता कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, और कभी इनकार भी नहीं करता कि हमारे पास नहीं है। तो 1979 यानी 21 और 26 47 साल हो गए इजराइल को परमाणु संपन्न देश बने हुए। तो यही वजह है कि कभी इजराइल एक्सेप्ट नहीं करता। खैर, कहानी का एक पहलू ये था। पर 1979 में क्या इजराइल के पास इतने परमाणु बम हैं? बहुत सारे लोग कह सकते हैं ये सब झूठा है। हालांकि इजराइल खुद खंडन नहीं करता। कमाल की बात तो यही है। लेकिन इजराइल का ये परमाणु प्रोग्राम शायद हमेशा के लिए एक राज रहता। 1986 में पहली बार दुनिया को यकीन हो गया कि इजराइल के पास परमाणु बम है, और उसकी वजह यह थी कि जो डिमोना न्यूक्लियर साइट है, उस साइट पर काम करने वाला एक टेक्नीशियन मोर्दचेई वुनुनु, इसकी पूरी कहानी मैंने शायद पहले आपको सुना रखी है, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मोर्दचेई वुनुनु असल में एक टेक्नीशियन था इजराइल की उसी न्यूक्लियर साइट पर। उसने कई साल काम किए जहां पे परमाणु बम बनाया जा रहा था, और फिर काम करने के बाद 1985 में इसने नौकरी छोड़ दी। पर नौकरी छोड़ने से पहले ये उसी न्यूक्लियर साइट की करीब 57 तस्वीरें अपने साथ चोरी छुपे खींच कर ले गया, डिमोना न्यूक्लियर साइट की। अब वनुनु ये तस्वीर लेकर निकल गया। कुछ दिन के बाद वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, सिडनी में रहा, वहाँ नौकरी की। फिर एक दोस्त से उसने शेयर किया कि वो ऐसे ऐसे इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट में काम करता था, उसके पास कुछ तस्वीरें हैं और उसे पैसे की ज़रूरत थी। उसके दोस्त ने कहा तुम्हारे पास तो एकदम विस्फोटक न्यूज़ है, तुम किसी भी मीडिया हाउस को दोगे, बहुत पैसे देंगे तुम्हें। तो फिर संडे टाइम्स लंदन, उसके साथ बात बनी। वनुनु ने वो सारी 57 तस्वीरें दी। एटॉमिक और परमाणु के एक्सपर्ट्स ने पहले उन तस्वीरों को देखा और फिर कहा कि हाँ, ये डिमोना न्यूक्लियर साइट की तस्वीर, और इस तस्वीर से ये साबित किया जा सकता है कि इजराइल परमाणु बम बना चुका है। उसके बाद वो रिपोर्ट छपी, पूरी दुनिया में हंगामा हुआ, और पहली बार दुनिया के देशों को यकीन हुआ कि इजराइल परमाणु संपन्न देश है और बना चुका है। हालांकि इस खुलासे के बाद वनुनु का नाम सामने आ गया। फिर मोसाद की एक लड़की जासूस पहुंचती है लंदन, उसको अपने प्यार के जाल में फांसती है, फिर उसे अपने साथ वहाँ से निकाल कर इटली ले जाती, क्योंकि लंदन में उसको गिरफ्तार या पकड़ सकती नहीं थी। इटली ले जाने के बाद उसे बेहोश करती है। फिर एक स्पीड बोट से उसे इटली से इजराइल ले जाया जाता है। इजराइल में उसके ऊपर जासूसी और देशद्रोह का मुकदमा चलता है। 18 साल की सज़ा सुनाई जाती है। 18 साल की सज़ा काटने के बाद 2004 में वनुनु रिहा भी हो जाता है। लेकिन इजराइल उस पर अभी भी कड़ी निगरानी रखता है। इजराइल छोड़कर किसी और देश में जाने की उसको इजाज़त नहीं है। तो अब भी वो वहीं है, बट न मीडिया मिल सकती है, न वो बातें कर सकता है। लेकिन वो वनुनु था जिसने इस दुनिया में पहली बार बताया सबूत और एविडेंस के साथ कि इजराइल एक परमाणु संपन्न देश है। तो इसी डिमोना न्यूक्लियर साइट पर अभी 28 फरवरी से जो जंग शुरू हुई, ईरान ने कुछ मिसाइल दागी, और कहते हैं कि इस डिमोना न्यूक्लियर साइट को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो अब वापस फिर उसी सवाल पर आते हैं कि अगर जॉन एफ कैनेडी को यह लगता था कि इजराइल परमाणु बम बना लेगा तो पूरे मिडिल ईस्ट या अरब के देशों में हड़कंप मच जाएगा और होड़ मच जाएगी, तो फिर सवाल यह है कि कैनेडी के बाद निक्सन ने कैसे ये समझौता किया, और निक्सन ने कैसे छूट दे दी इजराइल को एटम बम बनाने या परमाणु बम बनाने में। अब मिडिल ईस्ट का इकलौता देश इजराइल है जिसके पास परमाणु बम है। तो इसी वजह से ईरान भी कोशिश करता है कि हम बनाएं, और अब
बाकी के भी जो अरब देश हैं, इसीलिए वो लगातार कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो इजराइल के लिए अलग नियम अमेरिका का, ईरान और बाकी देशों के लिए अलग नियम। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है। तो ये थी आज की बात।